हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रुपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन। यह आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस से प्रश्न आता है, इस टॉपिक से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह सभी एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन ए है अवक्षेपण, बी है भोजन का पचना, सी है श्वसन और डी है दहन। तो याद रखिएगा, भोजन का पचना, श्वसन और दहन ये तीनों क्या हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं, लेकिन अवक्षेपण क्या है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है उदासीनीकरण, सी है संयोजन और डी है अवक्षेपण। याद रखिएगा, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी विक्रिया है? तो वह आपकी क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, बी है अवक्षेपण अभिक्रिया, सी है उपचयन अभिक्रिया और डी है संयोजन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा, जो आपका संक्षारण है वह उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी। संक्षारण मतलब क्षय होना, तो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी किसी भी पदार्थ का क्षय होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अपचयन अभिक्रिया, बी है उपचयन अभिक्रिया, सी है उष्मा शोषी अभिक्रिया और डी है विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया होगा। उपचयन में क्या होता है? यानी कि उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए क्या होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का अनुपात भी बढ़ जाता है। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है? अपचयन मतलब उसमें से हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना वह अपचयन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका उपचयन है, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का निकलना होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन ए है संयोजन और विघटन, बी है अवक्षेपण और विस्थापन, सी है उदासीनीकरण और विस्थापन और डी है ऑक्सीकरण और अवकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सी नहीं रहेगा। ठीक है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, संयोजन और विघटन एक साथ नहीं हो सकता, अवक्षेपण और विस्थापन भी नहीं हो सकता। ठीक है, उदासीनीकरण और विस्थापन नहीं होता, लेकिन ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ अभिक्रियाएं होती है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए है उदासीनीकरण अभिक्रिया, बी है विघटन अभिक्रिया, सी है संयोजन अभिक्रिया और डी है अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो यह आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रतिफल, बी है अवकारक, सी है अभिकारक और डी है आक्सीकारक। याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, बी है संयोजन अभिक्रिया और सी है अपचयन उपचयन अभिक्रिया और डी है द्वि अपघटन अभिक्रिया। याद रखिएगा, जो श्वसन है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि श्वसन के द्वारा ऊष्मा निकलता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब भी कोई प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करे तो प्रबल अम्ल की तरफ जाएगा अभिक्रिया, यानी कि उसका जो वास्तविक मान होगा वह अम्ल जैसा ही रहेगा। ठीक है, और जब प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या बनेगा? वह एक दुर्बल क्षारक अभिक्रिया बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हैं, इसका पीएच मान क्या होगा? इसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होते हैं? ऑप्शन ए है OH माइनस आयन, H+ आयन, दोनों आयन और कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्षारक आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब भी इसे हम जल में घोलते हैं तो OH माइनस आयन निकलता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल और सी है ऑक्जेलिक अम्ल और डी है अन्य। याद रखिएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है अमोनिया। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? जब भी अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, और हाइड्रोजन कैसी गैस है? हाइड्रोजन एक आपका ज्वलनशील गैस है। प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं कहा जाता है, उसे अम्ल कहते हैं, लवण कहते हैं, भस्म कहते हैं या क्षारक कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह पदार्थ जो खट्टा होता है और नीले नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षारक, बी है क्षार, सी है संक्षारक और डी है क्षरण। याद रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो वह क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा उसे हम अम्ल कहते हैं,
7 से ज़्यादा कम होगा तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। तो देख लेते हैं, पीएच पहले का है 7, बी का है 14, सी का है 0 और पीएच आपका डी का है 3। तो इस प्रश्न के हिसाब से निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है, तो उसका पीएच सबसे ज़्यादा सी का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका डी का होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन ए लाल, बी लाइकेन, सी पत्ता गोभी से और डी पेटूनिया फूल से। याद रखिएगा, जो लिटमस होता है वह लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, बी है विरंजक चूर्ण, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी है जल। तो प्रश्न है, शुष्क बुझा चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो याद रखिएगा, वह आपका विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित है और डी अन्य है। याद रखिएगा, हल्दी हल्दी और लिटमस पत्र ये दोनों प्राकृतिक सूचक हैं, यानी कि ये प्रकृति में मिलते हैं। ठीक है, इसे हम बनाते नहीं हैं। वह सूचक जिसे हम बनाया जाता है, हमें मानव द्वारा बनाते हैं, उसे हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। लेकिन जो प्रकृति द्वारा मिलता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, बी है एंटीबायोटिक, सी है एनाल्जेसिक और डी है एंटीसेप्टिक। याद रखिएगा, जब भी अपच हो जाता है तो उस समय हमें एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अपच यानी कि अम्ल की अधिकता। ठीक है, यानी कि जब भी पेट में अम्ल की अधिकता होती है तो उस समय हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन ए है दहन, बी है अवक्षेपण, सी है भोजन का पचना, सी है श्वसन। तो दहन ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है और श्वसन भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लेकिन आपका क्या है कि अवक्षेपण या ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का दहन आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि ऊष्मा प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काली होता है, श्वेत होता है, पीला या भूरा? याद रखिएगा, कॉपर चूर्ण को वायु में जब गर्म करते हैं तो उस पर कॉपर ऑक्साइड की जो परत जमती है वह काली पड़ जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को याद रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी, बी है ऊष्मा छेपी और सी है प्रतिस्थापन और डी है उभयगामी। याद रखिएगा, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है 11, 12, 13 या 14। याद रखिएगा, यह लगभग 14 के करीब है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रबल क्षार है। ठीक है, तो इसका पीएच मान 14 है। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन किसी उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। ठीक है,
पीएच स्केल कितना होता है आपका 0 से लेकर 14 तक होता है। तो जिस भी विलयन का पीएच मान 0 के पास होता है, 0 से यानी कि 7, 7 से जब नीचे आता है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं, और 7 से ऊपर जाता है तो उसे हम क्षारीय कहते हैं, और 7 होता है तो उसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो यह याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल यह लाल चींटियों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर हो गया, पालक में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो याद रखिएगा, वह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। हमारा आखिरी सवाल है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? याद रखिएगा, यह आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।